देखो यार, हम लोग सीएम पंक और एफटीआर के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न और एफटीआर के साथ उनके प्लान को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू के हेड प्रोड्यूसर आर्न एंडरसन के रिटायरमेंट को लेकर आर्न एंडरसन ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। सासा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू के ओरिजिनल क्या प्लान थे, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होने से पहले केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू में उनके रिटर्न होने को लेकर इंटरव्यू दिया है। और गाइज क्या मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करने के बाद टोनी खान की तरफ से मैट कार्डोना को कंटेंट ऑफर मिला था, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। अगर बात करें यहाँ पर रिकी स्टार्क की तो गाइज ये भी मानोगे कि रिकी स्टार्क आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइज यहाँ पर पिछले 3 सालों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके जो भी होम ग्रोन सुपरस्टार बनाए गए उनमें से एक बड़ा नाम रिकी स्टार्क है। बट गाइस यही इस हफ्ते रिकी स्टार्क ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके मेंटोर को लेकर बात की थी, जहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि वैसे तो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर रेसलर काम करते गए, बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जिन 2 रेसलर्स ने रिकी स्टार्क को सबसे ज्यादा मदद की गई वो दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स और सीएम पंक है। और गाइस यहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में रिकी स्टार्क को लाने वाले इंसान और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स थे। और गाइस यहां पर कोडी रोड्स की वजह से ही रिकी स्टार्क को एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करने का मौका मिला था। और गाइस तब से ही कोडी रोड्स और रिकी स्टार्क दोनों एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त हैं, जहां पर हमेशा ही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रिकी स्टार्क कोडी रोड्स से उनके कैरेक्टर को लेकर सलाह लेते रहते गए। और गाइस यहां पर भले ही कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर दिया हो, बट गाइस यहां पर रिकी स्टार्क अब भी कोडी रोड्स से डेली बेसिस पर बात करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिकी स्टार्क और सीएम पंक के रिलेशनशिप की तो गाइस यहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि वैसे तो शुरुआत में रिकी स्टार्क सीएम पंक को पसंद नहीं करते थे, बट गाइस यहां पर जैसे जैसे रिकी स्टार्क ने सीएम पंक से बात की और गाइस जिस तरीके से सीएम पंक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के यंग टैलेंट्स के कैरेक्टर को इंप्रूव करने में मदद करते थे, उस चीज को देखकर रिकी स्टार्क सीएम पंक के फैन बन चुके थे। और गाइस यहां पर अब भी ये रिकी स्टार्क का सपना है कि रिकी स्टार्क एक ना एक बार सीएम पंक को जरूर फेस करे। वेल गाइस यहां पर मुझे तो रिकी स्टार्क का ये सपना सच होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की तो गाइस यहां पर एक बार फिर से इस हफ्ते एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान जब उनके एईडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट शो को प्रमोट कर रहे थे तो गाइस यहां पर इंटरव्यू में टोनी खान से ये पूछा गया कि टोनी खान की कंपनी पर सीएम पंक के रिटर्न की क्या स्टेटस है। और गाइस क्या एईडब्ल्यू के फैंस को 2023 के अंदर सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न का इंतजार करना चाहिए। तो गाइस यहां पर टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान इस समय सीएम पंक को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। और गाइस यहां पर सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करेंगे या नहीं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइस यहां पर टोनी खान ये डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे। और गाइस यही अब टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने सीएम पंक के स्क्रैप प्लान को भी रिवील कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली इस साल के अंदर सीएम पंक और एफटीआर का एक ट्रियो टाइम बनाने वाली थी। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू 2022 के समर के अंदर सीएम पंक और एफटीआर को ट्रियोस के अंदर बहुत ही बढ़िया रन देने वाली थी, जहां पर सीएम पंक और एफटीआर की ये ट्रियो टीम एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत सारे शानदार राइवलरी करने वाले थे। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू के बाद एफटीआर और सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के बहुत सारे ट्रियोस टीम को फेस करने वाले थे। और गाइस यहां पर अगर सीएम पंक को इंजरी नहीं हुई होती तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली सीएम पंक और एफटीआर एईडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियन भी बनते। वेल गाइस यहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू को सुनने के बाद अब मैं पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि गाइस यहां पर मैं पर्सनली एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और एफटीआर का ट्रियो टीम देखना चाहता था। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में आर्न एंडरसन के फ्यूचर की। वेल गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये बात बता रखी है कि आर्न एंडरसन का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 1.5 सालों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस यहां पर आर्न एंडरसन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आर्न एंडरसन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद आर्न एंडरसन एईडब्ल्यू के साथ रिसाइन नहीं करेंगे। बट गाइस यही इस हफ्ते आर्न एंडरसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आर्न एंडरसन ने उनके रिटायरमेंट को कंफर्म कर दिया है, जहां पर आर्न एंडरसन का ये कहना है कि आने वाले 18 महीनों में आर्न एंडरसन के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद आर्न एंडरसन एईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी कंपनी के साथ साइन नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर करीबन 30 सालों तक रेसलिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद आर्न एंडरसन फाइनली आने वाले
1.5 सालों के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइस यहाँ पर करंटली AEW के अंदर आर्न एंडरसन का AEW में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो आर्न एंडरसन के रेसलिंग करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है। वेल गाइस ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान आर्न एंडरसन को AEW कंपनी पर दोबारा रिसाइन कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। वल्गार बात करें यहाँ पर साशा बैंक की तो गाइस जैसा कि सभी को मालूम है साशा बैंक NJPW के रेसल किंगडम 17 के ऊपर टोक्यो डोम में NJPW पर डेब्यू करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि साशा बैंक 4 जनवरी को टोक्यो डोम पर अपीयर होंगी। बट गाइस यही NJPW में साशा बैंक के डेब्यू प्लान को लेकर NJPW कंपनी ओरिजिनली क्या प्लान कर रही थी इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW ओरिजिनली साशा बैंक के डेब्यू को सरप्राइज रखना चाहती थी। और गाइस यहाँ पर NJPW कंपनी ये नहीं चाहती थी कि रेसलिंग फैंस को साशा बैंक के डेब्यू के बारे में पहले से मालूम चले। और गाइस यहाँ पर NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से साशा बैंक NJPW पर शॉकिंग तरीके से डेब्यू करने वाली थी। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर अब इन रिपोर्टर्स के द्वारा साशा बैंक के डेब्यू को ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया गया है तो गाइस यहाँ पर अब NJPW इस चीज का भी बेनिफिट उठाने वाली है। और गाइस यहाँ पर अब क्योंकि साशा बैंक NJPW पर डेब्यू करने वाली है ये चीज ऑलरेडी रिवील हो चुकी है तो गाइस यहाँ पर डेफिनेटली इससे NJPW कंपनी को कोई ज्यादा खास नुकसान तो नहीं होगा। वेल गाइस यहाँ पर NJPW साशा बैंक के डेब्यू को सरप्राइज क्यों रखना चाहती थी मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती गई, क्योंकि गाइस जहां तक मैं रेसलिंग बिजनेस को समझता हूं मुझे पर्सनली यही लगता है कि साशा बैंक अगर NJPW कंपनी पर डेब्यू करने वाली ये बात पहले से रेसलिंग फैंस को मालूम होगी तो गाइस इससे NJPW के फैंस के लिए ही बढ़िया होगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर लोगों को ये बात पहले से मालूम होगी कि साशा बैंक जैसी बड़ी सुपरस्टार टोक्यो डोम में आने वाली है तो गाइस यहाँ पर डेफिनेटली जो नॉर्मल फैंस टोक्यो डोम में NJPW को शो को देखने जाएंगे उनके अलावा और भी फैंस साशा बैंक के लिए शो को देखने जाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर डेफिनेटली साशा बैंक को सरप्राइज डेब्यू कराना साशा बैंक के नाम को अनाउंस करके डेब्यू कराने से बेकार आइडिया है। और गाइस मैं यहाँ पर पर्सनली इस चीज को देखकर हैप्पी हूँ कि साशा बैंक का NJPW में डेब्यू स्पॉइल हो चुका है। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW के रेसल किंगडम की तो गाइस जैसा कि सभी को मालूम है केनी ओमेगा फाइनली करीबन 4 सालों के बाद टोक्यो डोम में NJPW पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस यही 4 जनवरी को केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के ड्रीम मैच से पहले इस हफ्ते केनी ओमेगा ने NJPW के साथ उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहां पर केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे के साथ उनके मैच को लेकर बात की है। गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा 4 जनवरी को टोक्यो डोम में फैंस को ये बताने वाले गए कि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा की बराबरी कभी भी क्यों नहीं कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि जब केनी ओमेगा NJPW के अंदर काम करते थे तो गाइस उस समय NJPW WWE के बाहर अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंपटीशन थी। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के लीडरशिप के अंदर NJPW कभी के मुकाबले सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के NJPW को लीव करने के बाद NJPW ब्रांड पूरी तरह से डूब चुकी है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा एक बार फिर से NJPW में रिटर्न होके NJPW कंपनी को वर्ल्ड वाइड कंपनी बनाने वाले गए। और गाइस 4 जनवरी को केनी ओमेगा टोक्यो डोम में विल ऑस्प्रे को बीट करके एक बार फिर से NJPW के उस टाइटल को हेल्ड करेंगे जो टाइटल ओरिजिनली केनी ओमेगा ने ही पहली बार हेल्ड किया था। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने अपने आप को NJPW का सेवियर बताया है, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा एक बार फिर से NJPW कंपनी को सेव करने वाले गए। और गाइस NJPW कंपनी को केनी ओमेगा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेल गाइस जब ये तो 4 जनवरी को टोक्यो डोम में ही मालूम चलेगा कि केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को उनकी औकात दिखाते गए या फिर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को उनकी औकात दिखाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा 2020 में मैट कार्डोना के WWE से रिलीज होने के बाद कोडी रोड्स ने मैट कार्डोना को AEW के अंदर लाया था, जहां पर AEW में 2 से 3 मैचेस को रेसल करने के बाद मैट कार्डोना दोबारा हमें AEW में कभी भी देखने को नहीं मिले। बट गाइस यहीं इस हफ्ते मैट कार्डोना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट कार्डोना ने AEW में उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर मैट कार्डोना का ये कहना है कि 2020 में मैट कार्डोना के AEW में डेब्यू करने के बाद मैट कार्डोना को पर्सनली ये लगा था कि टोनी खान मैट कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे। बट गाइस यहाँ पर 2 हफ्तों तक AEW में रेसल करने के बाद टोनी खान की तरफ से मैट कार्डोना को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला। और गाइस क्योंकि टोनी खान ने मैट कार्डोना को AEW में साइन करने की कोशिश नहीं की तो गाइस इसीलिए AEW के अंदर मैट कार्डोना परमानेंटली टावर पर काम नहीं कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर मैट कार्डोना ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी की तरफ से आज तक मैट कार्डोना को कोई भी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी
वजह से मैट कार्डोना के AEW में 2 बार अपीयर होने के बाद भी मैट कार्डोना AEW कंपनी के साथ फुल टाइम बेसिस पर काम नहीं कर रहे गए। वेल गाइड, यहाँ पर मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि टोनी खान मैट कार्डोना को AEW में साइन करे, क्योंकि गाइड यहाँ पर ये चीज ना तो AEW के लिए बढ़िया होगी और ना ही मैट कार्डोना के करियर के लिए, क्योंकि गाइड इस समय जिस तरीके से इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर मैट कार्डोना लगातार तबाही मचा रहे गए, उस चीज को देखकर मैं पर्सनली बहुत ही हैप्पी हूँ। और गाइड यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मैट कार्डोना AEW कंपनी पर आएंगे तो गाइड AEW के अंदर मैट कार्डोना को उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बनाया जाएगा जितने बड़े सुपरस्टार मैट कार्डोना इस समय इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, टोनी खान को मैट कार्डोना को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।